हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने विषाणु और जीवाणु की क्लास ली थी, तो आप उसको देख लीजिएगा। और अब हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही गहराई के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहें और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो प्रोटोजोआ क्या से कौन कौन से रोग होते हैं, तो प्रोटोजोआ मतलब क्या है? ये तो संक्रमण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को, है ना, प्रोटोजोआ के संक्रमण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं। कुछ प्रमुख प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं, है ना। तो मलेरिया, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ। मलेरिया किसके कौन से परजीवी द्वारा? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा उत्पन्न होने वाला एक सामान्य रोग है। कैसा रोग है? एक सामान्य, जहाँ इस प्रोटोजोआ का संचरण मादा एनाफिलीज नामक, और प्रोटोजोआ का संचरण किससे होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है ना। कौन से मच्छर के द्वारा? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न इसकी भी प्रमुख मतलब विभिन्न प्रजातियां हैं। कौन कौन सी है? तो इसकी प्रजाति है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरन एवं प्लाज्मोडियम ऑक्जिली, है ना। तो ये इसकी क्या है? भिन्न प्रजातियां हैं और विभिन्न प्रकार की मलेरिया रोगों के कारक है प्लाज्मोडियम मतलब विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोगों का कारक कौन है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरल द्वारा फैलने वाला मेलिग्नेट मलेरिया सबसे अधिक घातक है, मतलब सबसे घातक और जानलेवा कौन सा है? तो मेलिग्नेट मलेरिया। और ये किसके द्वारा फैलता है? तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरल द्वारा फैलता है ना। और इसे सन 1880 में ए लेब्रोन ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी, है ना। तो मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी? तो ए लेब्रोन ने मलेरिया के परजीवी की खोज की थी। तथा सर रोनाल्ड रॉस ने इसका संबंध किससे बताया था? मादा एनाफिलीज मच्छर से बताया था, है ना। तो ये बहुत ही आईएमपी है, टॉपिक है, तो आप इसको अवश्य मतलब बहुत ही डिटेल्स के साथ समझिएगा, है ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करना, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मलेरिया किस परजीवी प्रोटोजोआ से होता है? तो प्लाज्मोडियम। और ये किस मच्छर के काटने से संचरण करता है? तो ये मादा एनाफिलीज नामक मच्छर द्वारा ये फैलता है। और उसके बाद इसमें विभिन्न प्रजातियां हैं, तो प्रजातियां कौन सी है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरन और प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, है ना। और विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोगों का कारक कौन है? मतलब सभी प्रकार की मलेरिया रोगों के कारक कौन है? तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है। और ये द्वारा फैलने वाला मेलिग्नेट मलेरिया है, जो क्या है? सबसे घातक है ना। ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे घातक और जानलेवा मलेरिया कौन सा है? तो मेलिग्नेट मलेरिया। कौन सा है? मेलिग्नेट मलेरिया। और ये किसके द्वारा फैलता है? तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरल द्वारा, है ना। और इसकी मतलब इस परजीवी की खोज कब की गई थी? तो सन 1880 में इस परजीवी की खोज ए लेब्रोन ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। तथा सन रोनाल्ड रॉस ने इसका संबंध मादा एनाफिलीज मच्छर, रोनाल्ड रॉस जो है ना, इसका संबंध कौन सी मादा एनाफिलीज मच्छर से बताया था? किसका? मेलिग्नेट मलेरिया का, है ना। ये प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरल का संबंध रोनाल्ड रॉस ने किस मच्छर से? मादा एनाफिलीज मच्छर से इसका मतलब संबंध बताया था, है ना। तो आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। यह रोग सर्वाधिक प्लीहा को प्रभावित करता है ना। जो हमारे शरीर में प्लीहा होता है उसमें उसको क्या करता है? ये प्रभावित करता है। इसमें रोगी कमजोरी, ठंड के कारण बुखार होता है। और इसके लक्षण है ये पेशियाँ। लक्षण क्या क्या है? तो रोगी को कमजोरी, ठंड के साथ बुखार, सिर दर्द, पेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, बेचैनी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए मच्छरों को घर से दूर रखना चाहिए, है ना। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? मच्छरों को घर से दूर रखना चाहिए। पानी कहीं भी मतलब जमा नहीं होने देना चाहिए। तथा मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए ना। कौन सी दवाई? डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद इसके इलाज के लिए कुनेन, क्लोरोक्विन, आर्टिमिसिन नामक दवाइयों का उपयोग भी लाभदायक होता है ना। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पायरिया, है ना। तो यह एक एंट अमीबा जिजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाला मसूड़ों का एक सामान्य रोग है। पायरिया एक कौन सा रोग है? तो ये मसूड़ों में फैलने वाला एक रोग है। और ये कौन सा परजीवी? तो एंट अमीबा जिजीवेनिस नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलने तथा मसूड़ों का एक सामान्य रोग है ना। और जिसमें मसूड़ों में पस निकलता है तथा दांतों की जड़ों में घाव बन जाते हैं। कभी कभी मसूड़ों में रक्त भी निकलता है। इसके उपचार के लिए भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ जैसे गन्ना, फल, हरी सब्जियां आदि का उपयोग अधिक करना चाहिए। तथा खाने में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए ना। खाने में कौन सा? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए ना। अगर मसूड़ों में दर्द है तो कौन सा विटामिन ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए? विटामिन सी।
उसके बाद तीसरा रोग आता है अपने प्रोटोजोआ से होने वाला पेचिस रोग। यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका है ना। एंट पेचिस को कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी बृहदान्त्र में रहता है। इस रोग से रोगी के पेट में ऐंठन होती है ना। इस रोग से रोगी के पेट में क्या होती है, ऐंठन होती है तथा खून के साथ दस्त। और इसके उपचार हेतु रोगी को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, पानी को उबालकर पीना चाहिए और इसके बाद एंट्रोकोनाल, आयरोफॉर्म, मैक्सफॉर्म जैसी दवाइयों का उपयोग भी करना चाहिए है ना। तो समझ में आया होगा पेचिस कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है, एंट अमीबा। और ये क्या करता है, ये परजीवी बृहदान्त्र है ना, जो हमारी बड़ी आंत है ना, उसमें क्या करता है, ये में रहता है ना। कहाँ रहता है, हमारी बड़ी आंत जो रहती है उसमें रहता है ना। इस रोग में रोगी के पेट में ऐंठन होती है, खून, दस्त। और उपचार है तो रोगी को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं, इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस रोग है और इसमें हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ये बृहदान्त्र में रहता है और इसमें दवाओं का नाम है एंट्रोकोनाल, आयरोफॉर्म, मैक्सोफॉर्म और जैसी दवाओं का उपयोग करना चाहिए है ना। ये आईएमपी है, जो मैंने अंडरलाइन करी है, ये बहुत ही आईएमपी है। इसके बाद हम ये प्रोटोजोआ जनित हो गए कुछ, मतलब प्रमुख हो गए हैं ना, जो एग्जाम में आते हैं हमेशा। अब हम कृमि जनित रोग पढ़ेंगे। तो कृमि के संक्रमण द्वारा होने वाले रोगों को कृमि जनित रोग कहते हैं है ना। कृमि के संक्रमण द्वारा होने वाले रोगों को कृमि जनित रोग कहते हैं। और कुछ प्रमुख कृमि जनित रोगों का वर्णन निम्न है। तो ये पढ़ेंगे हम कि कुछ कृमि जनित रोग कौन से हैं। तो फाइलेरिया, कौन सा है, फाइलेरिया ना। यह रोग वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी नामक कृमि से होता है ना। फाइलेरिया कौन से कृमि से होता है, तो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। इसका संचरण क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा होता है। इसका संचरण कौन से मच्छर द्वारा होता है, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। और इस रोग के कारण लसिका वाहिनिका एवं ग्रंथियां फूल जाती है। इस रोग के कारण क्या होती है, लसिका वाहिनियां एवं ग्रंथियां फूल जाती है, जिसमें शरीर के अंग विशेषकर पैर तथा वर्षण, शरीर की वाहिनियां क्या होती है इस रोग में, लसिका और वाहिनियां फूल जाती है। और शरीर के अंग विशेषकर पैर तथा वर्षण ग्रंथियां मोटी हो जाती है, इसलिए इसे हाथी पाँव रोग भी कहते हैं ना। ये मतलब पैर में सूजन आ जाती है और वर्षण ग्रंथियां भी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। उसके बाद इस रोग के उपचार है तो स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। इस रोग के उपचार के लिए क्या करना चाहिए, स्वच्छ रोग का उपयोग करना चाहिए व चिकित्सक के परामर्श के अनुसार हेड्रोजन दवाइयों का भी उपयोग करना चाहिए ना। अगला दूसरा देखते हैं, टीनिएसिस रोग है ना। यह रोग टीनिया सोलियम नामक टीनिएसिस रोग कौन से परजीवी द्वारा होता है, तो टीनिया सोलियम नामक परजीवी द्वारा उत्पन्न होता है। यह परजीवी संक्रमित व्यक्ति की आंत में पाया जाता है ना। ये कहाँ पाया जाता है, संक्रमित व्यक्ति के आंत में पाया जाता है, जो मल के साथ क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। और सूअर इस मल को खाते हैं तो ये सूअर की आंत में पहुंच जाते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे सूअर का अधपका मांस खा लेता है तो क्या होता है, परजीवी उस व्यक्ति के आंत में पहुंचकर एक टेपवर्म के रूप में विकसित होकर आंत की दीवारों पर चिपक जाता है। इससे रोगी को कभी कभी अपच तथा पेट दर्द भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए सूअर का मांस अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। और टीनियस रोग के लिए उपचार क्या है, तो इसमें निकोसन नामक दवाई का उपयोग करना चाहिए है ना। और एक्सोरिएसिस, यह रोग किससे होता है, तो यह आंत का ही रोग है। यह रोग एस्केरिबिक लुब्रिकाइडेंस नामक परजीवी से होता है ना। एस्केरिबी लुब्रिकाइडेंसिक नामक परजीवी से होता है। यह प्राय बच्चों में अधिक पाया जाता है। इससे बच्चों के पेट में तेज दर्द होता है एवं उनकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। फेफड़ों में पहुंचकर ये ज्वर तथा खांसी का कारण बनते हैं। इसके उपचार के लिए मेमडाजोल और पाइपराजिन फास्फेट नामक दवाइयाँ का उपयोग किया जाता है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम अगली क्लास में प्रदूषण जनित रोग देखेंगे और उसके बाद हम एक के बाद एक टॉपिक आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको कैसी लगी क्लास। तो चलो, धन्यवाद दोस्तों।